बच्चों, आज हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे। फंक्शंस डिफरेंशियल कैलकुलस का पहला चैप्टर माना जाता है। ठीक है, 12th में हमें कैलकुलस पढ़ना है। कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टोटल मैथ्स के सिलेबस में जेईई मेंस, एडवांस या कोई भी कॉम्पिटिटिव हो या टोटल 11-12 का मैथ्स का सिलेबस हो, कैलकुलस एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैलकुलस ये दो चैप्टर को मिला के ही आपका 30 से 35% कवर होता है। इसका मतलब है कि अगर आपके 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं जेईई मेंस में, तो उसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 9 to 10 क्वेश्चंस कैलकुलस के ही होंगे। इसका मतलब है 9 to 10 क्वेश्चंस एक पार्ट से आना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। 10 into 40 आप मान सकते हो, 36 से 40 मार्क्स सिर्फ आप इसी के दम पे ला सकते हो, कैलकुलस के दम पे ही। कैलकुलस दो पार्ट में डिवाइडेड है, जैसा मैंने बताया, डिफरेंशियल और इंटीग्रल। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग सबसे पहला चैप्टर ही फंक्शंस होता है, फिर उसके बाद लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, और फर्दर इंटीग्रल कैलकुलस आता है। पर फंक्शंस जो है उसका सबसे बेसिक फर्स्ट चैप्टर भी है, सबसे बेसिक भी है पूरे कैलकुलस का। यही नहीं, डिफरेंशियल कैलकुलस में फंक्शंस है तो सिर्फ डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए इम्पॉर्टेंट है फंक्शंस। अगर आपको फंक्शंस का नॉलेज नहीं है अच्छे से, तो आप इंटीग्रल कैलकुलस के भी क्वेश्चंस नहीं बना सकते। सबसे बेसिक टॉपिक है फंक्शंस। आप पहले भी काफ़ी फंक्शन से डील कर चुके हो, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, लॉगरिथमिक से भी कर चुके होगे, एक्सपोनेंशियल भी देखा होगा आपने। बस हम इस चैप्टर में एक नए नज़रिए से देखेंगे उसको, जैसे कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कौन सा फंक्शन के कितने टाइप्स हैं, इनटू, ऑनटू, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें देखेंगे, कैटेगराइज करेंगे। मैं सिर्फ आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि फंक्शंस सबसे फर्स्ट चैप्टर है और बहुत बेसिक चैप्टर है। अगर आपको फंक्शंस आता है तब आपको ये सारे चैप्टर्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको अगर फंक्शंस नहीं आता है तो आप इसमें मतलब बहुत ज़्यादा लड़खड़ाओगे। फंक्शंस आता है तो पूरा स्मूथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा पूरे कैलकुलस में। और आप मान लो कि आपको 30 से 35% आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा टोटल मैथ्स का। सिर्फ यही कैलकुलस से आपकी अंडरस्टैंडिंग भी मैथ्स में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस सबसे पहले तो क्या होता है, कैसे लिखते हैं, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ले लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज़ अ फंक्शन ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर। मतलब जो स्फीयर का वॉल्यूम है वो रेडियस का फंक्शन है, कि रेडियस पे डिपेंड करता है। आप ऐसे भी लैंग्वेज बोल सकते हो। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, अगर फंक्शन को डिफाइन करना है तो हम ऐसे लिखते हैं, v एज अ फंक्शन ऑफ r। मतलब जो वॉल्यूम है वो रेडियस का फंक्शन है। ऐसे ही आपने ऐसा देखा होगा, एफ ऑफ एक्स लिखा जाता है। ये चीज़ हमने देखी तो बहुत बार है, पर उतनी शायद हमको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी या इतना नहीं समझ में आता होगा। तो इसको यही बोला जाता है, एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। हम देख सकते हैं x² + 2 एक्स का ही फंक्शन है। अब पहले तो मैं ये कन्फ्यूज़न आपको क्लियर कर देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स लिखा है, जी ऑफ एक्स लिखा है, ये सिर्फ एक फंक्शन का टाइप है। जैसे कि यहाँ वॉल्यूम था तो हमने वी ऑफ आर लिखा। अगर कर्व सरफेस एरिया होता तो हम कुछ और नाम दे देते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नाम देने से एफ़ और जी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ ये एक अलग फंक्शन को डिनोट करने के काम आता है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एच ऑफ एक्स एक अलग फंक्शन है, x-2। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को चेंज करने के लिए एफ जी एच ऐसा लिखा जाता है। बाकी ज़्यादातर लोग एफ ऑफ एक्स ही लिखते हैं इसको। तो एक बेसिक फंक्शन को अभी हमने देखा हम कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 4। सपोज ये एक फंक्शन है, मैं मान लेता हूँ, या 4x + 2 ले लेता हूँ, ज़्यादा अंडरस्टैंड। तो अगर सपोज हमें एफ ऑफ 2x लिखना है तो इसका मतलब क्या है, या इसको कैसे लिखेंगे। देखो, यहाँ पे x की जगह पे हमने 2x लिखा LHS में,
एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे हमने एक्स की जगह पे 2x लिखा, तो हम RHS में भी x की जगह पे सिंपली क्या कर देंगे, x की जगह पे 2x कर देंगे। क्या कर देंगे, x की जगह पे 2x। उसी तरह सपोज हमें f ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है, यहाँ पे f ऑफ x ये था, x की जगह पे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर किया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी RHS में भी x की जगह पे क्या कर देंगे, सिंपली x की जगह पे एक्स स्क्वायर, ये x की जगह पे भी एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने LHS में x की जगह पे एक्स स्क्वायर किया, ये x की जगह पे एक्स स्क्वायर किया, तो RHS में भी ये x की जगह पे हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, ये x की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख दिया, सिंपल। एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं, जैसे सपोज हमें इसी फंक्शन का f ऑफ 3x³ निकालना है सपोज, तो हमने क्या किया, ये वाले x की जगह पे LHS में 3x³ लिख दिया, तो RHS में भी हम सेम काम करेंगे, यहाँ पे x था तो हम x की जगह पे 3x³ लिख देंगे और उसका स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर था। 4 यहाँ पे x था, ये x, यहाँ पे x की जगह पे हमने 3x³ लिखा, तो यहाँ पे भी x की जगह पे RHS में हम क्या लिख देंगे, 3x³ + 2। एक लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, सपोज हमें 4x⁵ लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, LHS में x की जगह पे 4x⁵ लिखा है, तो RHS में भी जहाँ जहाँ x है हम 4x⁵ लिख देंगे। x की जगह पे 4x⁵ + 2 वैसा का वैसा ही रहेगा। सपोज हमें f ऑफ y लिखना है, तो यहाँ पे x की जगह पे हमने LHS में y लिख दिया, तो हम RHS में भी क्या करेंगे, x की जगह पे सिंपली y कर देंगे। तो इसमें आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फंक्शन लिखते कैसे हैं। फंक्शन f लिखो, यहाँ पे f लिखो या आप g लिखो या h लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और अंदर भी क्या लिखा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका फंक्शन f ऑफ x आपको कोई बोल रहा है कि x³ + 4 है, तो अगर आपको f ऑफ y लिखना है तो आप सिंपली यहाँ पे आपने x की जगह पे y किया है LHS में, तो RHS में भी x की जगह पे y कर दो, सिंपल। तो ये फंक्शन ऑफ x था, ये फंक्शन ऑफ y हो गया। अगर आपको f ऑफ z बोला है इसी फंक्शन का, तो आप x की जगह पे आपने z लिखा है, तो यहाँ पे भी आप x की जगह पे z लिख दो, ख़त्म। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन फंक्शन होता है, कौन सा एक्सप्रेशन फंक्शन नहीं होता है। ये पता लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा फंक्शन में पढ़ने के लिए वो यही होगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ फंक्शन। ठीक है, इसके दो तरीके होते हैं, दो मेथड्स हैं। पहला मेथड तो होता है बाय मैपिंग, और दूसरा मेथड होता है बाय ग्राफ। ओके, अभी हम इस मेथड के बारे में देखेंगे कि मैपिंग क्या होता है। मैपिंग मेथड समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक आप स्टोरी समझ लो, स्टोरी क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, वो हमको हेल्प करेगी मैपिंग मेथड समझने के लिए। ठीक है, सपोज मान लो कि एक चॉकलेट शॉप है। ठीक है, मान लेते हैं एक चॉकलेट शॉप है। उस शॉप में 1 रुपये के भी कुछ चॉकलेट्स हैं, 2 रुपये के भी कुछ चॉकलेट्स हैं, 5 रुपये के भी कुछ चॉकलेट्स हैं,
10 रुपये की भी कुछ चॉकलेट्स हैं, 100 की हैं, हो सकता है 500 की भी हो, मुझे नहीं पता इसके बाद भी होती है, और भी बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट रुपए की चॉकलेट्स हैं। ठीक है, और आपके पास कॉइन्स और नोट्स हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसको ये समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके पास 1 रुपये की भी कॉइन है, 2 रुपीज़ के भी कॉइन है, 5 रुपीज़ के भी कॉइन है, 10 रुपीज़ का नोट्स है, 100 रुपीज़ के नोट्स हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स भी हैं, नोट्स भी हैं आपके पास। ठीक है, हमारी 2 कंडीशंस हैं। ठीक है, कंडीशंस क्या है, पहले मैं कंडीशंस बता देता हूँ आपको। कंडीशंस क्या है, ठीक है, ये कंडीशंस ही ध्यान से सुननी है। पहली कंडीशन तो ये है कि आपके पास जितने पैसे हैं वो सारे ख़त्म करने हैं, बराबर। मतलब जितने भी आपके पास पैसे हैं उन सब की आपको चॉकलेट ख़रीदनी है, जितने भी जेब में होंगे सबकी चॉकलेट ख़रीदनी है। ऐसा नहीं है कुछ पैसे जेब में बचने चाहिए, एक भी पैसा जेब में बचना नहीं चाहिए, बराबर। और दूसरी कंडीशन, 2 ही कंडीशन है हमारी। दूसरी कंडीशन है, ध्यान से देखिएगा, एक कॉइन या नोट से आप एक ही चॉकलेट खरीद सकते हैं, बराबर। ये 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या थी कि आपके पास जितने पैसे वो सारे खर्च करने हैं, कि जेब में एक भी पैसा नहीं बचना चाहिए, सबकी चॉकलेट खरीदनी है। और सेकंड वाला जो है कि एक कॉइन या एक नोट से आप एक ही चॉकलेट खरीद सकते हो। इसका मतलब क्या है कि सपोज़ आप 10 रुपये की आप ये चॉकलेट खरीद रहे हो। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई उसको 10 रुपये आपने दिए और आप बोल रहे हो कि मुझे एक ये चॉकलेट दे दो, एक ये दे दो और 3 ये दे दो। ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको 10 रुपये की एक ही चॉकलेट खरीदनी है। हाँ, हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि आपको सपोज आपने 1 रुपये की ये चॉकलेट ख़रीद ली, 2 रुपये की ये चॉकलेट ख़रीद ली, 5 रुपये की भी ये चॉकलेट ख़रीद ली, लेकिन अब आपको ये 5 रुपये वाली ही चॉकलेट ख़रीदनी है। तो आप 10 रुपये दो और 5 रुपये की चॉकलेट खरीद लो, क्योंकि एक नोट या एक कॉइन से हम एक ही चॉकलेट खरीद रहे हैं। आप 10 रुपये को तोड़ नहीं सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते कि 10 रुपये से 2-3 चॉकलेट खरीद ले, नहीं। एक नोट है, अब मान लो आपको फिर से 5 रुपये की चॉकलेट खरीदनी है, आपके पास 100 का नोट ही बचा है। एक नोट से आप एक चॉकलेट खरीद सकते हो, आप 100 रुपये दो और 5 रुपये वाली चॉकलेट खरीद लो, अगर आपको इतना ही पसंद है 5 रुपये वाली। लेकिन आप 100 रुपये से ऐसा नहीं बोल सकते कि 5 रुपये की 20 चॉकलेट दो, नहीं। एक नोट से एक ही चॉकलेट खरीदनी है, बराबर। तो मैं फिर से, ये सेकंड कंडीशन जो इम्पोर्टेंट वाली हमारी, एक कॉइन या एक नोट से आप एक ही चॉकलेट खरीद सकते हो, और सबसे पहला आपके पास जितने पैसे हैं उतने ख़त्म होने चाहिए। ये समझ में आया आपको? तो इसी एनालॉजी को मैं मैपिंग में यूज़ करता हूँ। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। मैपिंग क्या होता है, ये 2 ही कंडीशन हमको फॉलो करनी होती है उसमें। जैसे कि सपोज़ ये लेफ़्ट साइड है, ये एक जो सर्कल है इसमें मैं कॉइन्स लिख रहा हूँ। ठीक है, कि आपके पास जितने कॉइन्स हैं, सपोज़ 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपीज़ के कॉइन है, 5 रुपये का कॉइन है, 10 रुपये का कॉइन है, बराबर, एंड सो ऑन, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। और इसमें चॉकलेट्स हैं, जितनी भी दुकान में चॉकलेट्स हैं वो सारी इस डब्बे में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे 1 रुपये की भी चॉकलेट है वहाँ पे,
₹2 की भी चॉकलेट है, ₹3 की भी चॉकलेट है, 3 की शायद नहीं थी, ठीक है कुछ भी कोई फ़र्क नहीं, 5 की, 10 की, 100 की एंड सो ऑन, इसमें भी ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, आप ₹1 से ₹1 की चॉकलेट खरीद सकते हो, खरीद सकते हो। आप ₹2 से ₹2 की चॉकलेट खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो आप ₹10 से ₹10 भी वाली भी चॉकलेट खरीद सकते हो। लेकिन क्या आप ये कर सकते हो क्या कि आप चाहो तो ₹5 से एक ये वाली ख़रीद ली, 2 ये वाली ख़रीद ली, ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं, एक करेंसी से आपको एक ही चॉकलेट खरीदनी है, मतलब यहाँ से जो एरो जा रहा है वो एक ही जाना चाहिए, लेफ़्ट साइड से एक करेंसी से एक ही चॉकलेट खरीदनी है, बराबर। इसको मैं और ज़्यादा मैथमेटिकल टर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि सपोज़ यहाँ पे हमारे एक्स के टर्म होते हैं, ये आपके कॉइन्स है, X1, X2, X3, X4, X5 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे आपके वाई के टर्म्स है, ये आपके क्या है, चॉकलेट्स है, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 एंड सो ऑन, जो भी होगा, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, X1 से एक चॉकलेट हम खरीद सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। क्या हम ये वाला ये ऑपरेशन कर सकते हैं, X2 से Y2 और Y3 पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि एक कॉइन या एक नोट से हमको कोई भी एक ही चॉकलेट खरीदनी है, तो ये ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। ये ऑपरेशन हम कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि X3 मतलब ये वाले कॉइन से हमने ये चॉकलेट खरीदी और दूसरे वाले कॉइन या दूसरे वाले नोट से हमने फिर से वही चॉकलेट कर सकते हैं, हम ये काम हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, क्वेश्चन से ही हमको समझ में आएगा कि एक्चुअली में मैं क्या समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो मैं आपसे जो भी फंक्शन या जो भी ये मैपिंग वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी वो हमारा फंक्शन होगा, और जो भी वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। जैसे कि पहला एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल 1, ठीक है। सपोज़ एक मैपिंग ये लिखी है मैंने, X1, X2, X3, X4, X5, और एक मैपिंग ये है Y1, Y2, Y4, ठीक है, ये एक मैपिंग है। तो क्या ये फंक्शन है या नहीं है? तो हम सबसे पहले पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन क्या थी कि सारे पैसे खर्च हो जाने चाहिए। सारे पैसे खर्च हो रहे हैं, X1, X2, X3, X4, X5 सबसे कुछ ना कुछ लिया है आपने, तो पहली कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई, बराबर। दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन आपकी ये थी कि एक कॉइन से एक ही चीज़ लेनी है। ये एक कॉइन था, इससे आपने एक ही चीज़ ली। ये एक कॉइन है, इससे आपने एक ही चीज़ ली। ये एक कॉइन है, इससे भी आपने एक ही चीज़ ली। ये एक कॉइन है, इससे भी एक चीज़ ली, और ये कॉइन है, इससे भी एक चीज़ ली। तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड हो गई, बराबर। दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, इसीलिए एक फंक्शन है। ये जो मैपिंग है ये एक फंक्शन की है। एक और एग्जांपल देखते हैं, धीरे धीरे आपको क्लियर होते जाएगा। सेकेंड एग्जांपल है, तो क्या ये फंक्शन है कि या नहीं है? देखो सबसे पहले पहली कंडीशन पे हम देखते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या थी कि सारे पैसे खर्च होने चाहिए। सारे पैसे क्या होने चाहिए? खर्च होने चाहिए। X1 की तो हमने चॉकलेट ख़रीद ली, X2 की भी ख़रीद ली कोई,
x3 की भी कोई ख़रीद ली, x4 की भी खरीद ली, लेकिन x5 की नहीं खरीदी, ये हमारे पास बचा हुआ है, इसकी हमने ये पैसे की कोई चॉकलेट नहीं खरीदी है। तो हमारी पहली कंडीशन ही क्या है, फुलफ़िल नहीं हो रही है। फंक्शन होने के लिए दोनों कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए। पहली फुलफ़िल नहीं हो रही है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ओके, तीसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, क्या ये फंक्शन है? तो इसमें भी हम देखते हैं। सबसे पहले पहली कंडीशन क्या थी कि सारे कॉइन्स या पैसे खर्च हो जाने चाहिए। x1 से कुछ चॉकलेट ले चुके हैं, x2 से ले चुके हैं, x3 से भी, x4 से भी, x5 से भी, तो पहली कंडीशन तो हमारी फुलफ़िल हो चुकी है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी कि एक कॉइन या एक नोट से हमको एक ही चॉकलेट लेनी है। तो x1 से हमने एक ही चॉकलेट ली, बराबर x2 से एक ही चॉकलेट ली, चलेगा, x3 से एक ही ली, करेक्ट है, x4 से एक ही ली, हाँ, x5 से भी एक ही ली, हाँ, ये भी फुलफ़िल हो गई। तो ये एक फंक्शन, दोनों कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो गई, तो ये फंक्शन है। ओके, एक और एग्जांपल देख लो। ये एक फंक्शन है या नहीं है? सबसे पहले पहली कंडीशन चेक करते हैं। पहली कंडीशन क्या है, सारे पैसे खर्च हो जाने चाहिए। हाँ, तो सबकी मैपिंग तो हमको दिख ही रही है, x1 भी मैप्ड है, x2 भी, x3 भी, x4 भी, तो पहली कंडीशन तो ट्रू है। सेकंड कंडीशन क्या है कि एक मतलब कॉइन या नोट से एक ही चॉकलेट लेनी है, इससे एक ही लिए, करेक्ट है, इससे दो ले लिया आपने, तो ये नहीं चलेगा। तो सेकंड कंडीशन आपकी फुलफ़िल नहीं हो रही है, एक भी बार नहीं हुई फुलफ़िल तो इसको नहीं माना जाएगा, और एक भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई तो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए आपकी दोनों कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए, बराबर। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ये भी एक टॉपिक छूट ही रहा है, एक लास्ट। तो ये एक फंक्शन है या नहीं है? ठीक है, सबसे पहले पहली कंडीशन कि सारी चॉकलेट्स ख़त्म होनी चाहिए, हाँ, इससे भी कुछ ख़रीदा, इससे भी कुछ ख़रीदा, इससे भी, इससे भी, तो ये फुलफ़िल हो गई। सेकंड कंडीशन क्या थी कि एक नोट या एक कॉइन से एक ही चॉकलेट ख़रीदनी है, तो ये देखो, एक ही ख़रीदी, इससे भी एक ही ख़रीदी, इससे भी एक ही ख़रीदी, और इससे भी एक ही ख़रीदी थी, हाँ, ये भी हमारी फुलफ़िल हो गई है, तो ये एक फंक्शन है। ठीक है, देखो ध्यान रखना कि यहाँ पे दो चीज़ ये मैप नहीं हुई है, लेकिन सारी चॉकलेट्स ख़रीदना ज़रूरी नहीं था, सारे पैसे खर्च करना ज़रूरी था। पहली कंडीशन में साफ साफ है कि यहाँ की सारी चीज़ें मैप होनी चाहिए, सारे पैसे खर्च होने चाहिए, लेकिन सारी चॉकलेट्स खरीदो नहीं खरीदो ऐसा कुछ बोला नहीं गया था। इसीलिए हम ये Y5 Y6 मैप हुआ है नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। चॉकलेट तो ऑब्वियसली दुकान में बची हो सकती हैं और भी, सारी थोड़ी खरीद सकते हैं। तो इसीलिए फंक्शन की जो दो कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं, इसीलिए ये मैपिंग एक फंक्शन की मैपिंग है। ओके, तो देखो यहाँ से अब मैं और ज़्यादा मैथमेटिकल टर्म में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ।
जो भी लेफ़्ट साइड होता है हमारा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है। ये जो भी हम लेफ़्ट साइड बॉक्स पे लिख रहे हैं x1 x2 x3, ये एक फंक्शन की क्या होती है, डोमेन, जो x की वैल्यूज़ होती है, बराबर। मतलब सारी डोमेन में जितनी भी वैल्यूज़ है उसकी कोई ना कोई y की वैल्यू होनी चाहिए, ओके। जो हम राइट साइड में लिखते हैं, राइट बॉक्स में, ये टोटल जो बॉक्स होता है इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन, जितनी भी वैल्यूज़ होती है, ठीक है। जितनी y की वैल्यू मैप होती है जैसे कि y1, सपोज़ ये एक मैपिंग में लिखता हूँ, तो y1 की कौन सी वैल्यू मैप हुई, y1 x1 से मैप हुई, y2 x2 से मैप हुई, y3 x4 से मैप हुई, y4 x3 से मैप हुई और y5 x5 से मैप हुई। तो ये जो हमारी y1 y2 y3 y4 और y5 ये वैल्यूज़ हैं, इनको हम बोलते हैं रेंज। इनको क्या बोलते हैं, रेंज। और ये जो टोटल वैल्यूज़ हैं, जो हमारी टोटल वैल्यूज़ है y के अंदर, जैसे कि y1 y2 y3 y4 y5 और y6, इसको हम बोलते हैं कोडोमेन, टोटल। मतलब जो टोटल वैल्यू है उसको बोलते हैं कोडोमेन, जितनी भी इस राइट वाले बॉक्स में वैल्यूज़ होंगी उसको बोलेंगे कोडोमेन, और जितनी वैल्यूज़ मैप हुई हैं उसको बोलेंगे रेंज। जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में भी देखा था, इसका रेंज क्या हो जाएगा, y1 y2 y3 और y4, और कोडोमेन क्या हो जाएगा, ये टोटल y1 से लेकर y6 तक, ये पूरा कोडोमेन हो गया। और रेंज तुम्हारा सिर्फ इतना हो गया, ये हो गया तुम्हारा रेंज, और ये जो टोटल है ये हो गया तुम्हारा कोडोमेन, ठीक है। अब सीखने वाली बात यहाँ पे एक दो है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोडोमेन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ऑब्वियस ही बात है। दुकान में जितनी भी चॉकलेट्स है वो हम पता कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। दुकान में कितनी भी चॉकलेट्स हो सकती हैं, दुकान में जितनी चॉकलेट्स है वो कोडोमेन है हमारी, और उसको हम पता नहीं कर सकते कि कितनी चॉकलेट्स है, जब तक हमें या वो दुकान वाला ना बताए या कहीं से ना पता चले, हम कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते या कोई भी तरीके से पता नहीं कर सकते। उसी तरीके से हम फंक्शन का कोडोमेन पता नहीं कर सकते। फंक्शन का कोडोमेन हमेशा हमें गिवन होता है, अगर गिवन नहीं है तो हम उसके बारे में पता नहीं लगा सकते। हम क्या पता लगा सकते हैं, फंक्शन का डोमेन और रेंज पता कर सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है, हमारे जेब में कितने पैसे हैं हम वो पता कर सकते हैं, हाँ। हम उससे कितनी चॉकलेट खरीद सकते हैं पता कर सकते, या कितनी चॉकलेट हमने खरीदी हैं ये तो हमें पता ही है ना। तो हम ये दो चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, डोमेन जो हमारे जेब में पैसे हैं, और रेंज जितनी हमने चॉकलेट खरीदी, ये दोनों चीज़ का पता हम लगा सकते हैं। उसी तरीके से फंक्शन में भी फंक्शन का डोमेन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके भी तरीके होते हैं, वो हम आगे सीखेंगे, और रेंज निकालने के भी कुछ तरीके होते हैं, वो भी हम आगे सीखेंगे। लेकिन फंक्शन का कोडोमेन हम पता नहीं कर सकते, ओके। फंक्शन का कोडोमेन पता करने का कोई तरीका हमारे पास अभी तक नहीं है। तीसरी बात कि रेंज जो होता है वो हमेशा कोडोमेन से क्या होता है, छोटा होता है या बराबर होता है। ये भी एक ऑब्वियस सी बात है कि जितनी चॉकलेट हम खरीद रहे हैं वो दुकान में जितनी चॉकलेट्स उससे कम ही होंगी, या तो ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकती है। बराबर मतलब कि जितनी चॉकलेट में दुकान थी और उतने तुम्हारे पास पैसे थे, तुमने पूरी खरीद ली, ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या ये कभी हो सकता है क्या कि रेंज जो है वो कोडोमेन से बड़ी हो, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब जितनी चॉकलेट तुमने खरीदी है, दुकान में उतनी चॉकलेट थी नहीं तो तुम खरीद कैसे सकते हो? तो ये केस कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसा लिखा जाता है, ऐसा बोला जाता है या लिखा भी जाता है, बोल सकते हो, रेंज इज़ अ सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। ये साइन होता है हमारा सबसेट का,
और ये होता है हमारा इक्वल टू का, ठीक है। तो रेंज कोडोमेन से या तो छोटी हो सकती है या बराबर हो सकती है। जितनी चॉकलेट तुम खरीद रहे हो दुकान से वो या तो पूरी दुकान की चॉकलेट के बराबर हो सकती है या उससे कम ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये तीसरे पॉइंट हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहला मैं फिर से बता देता हूँ, कोडोमेन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, कोई भी फंक्शन का कोडोमेन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। कोडोमेन मतलब क्या, जितनी भी दुकान में चॉकलेट है उसको कोडोमेन बोलते हैं, वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। डोमेन फंक्शन का कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैं ऐसे याद रख लो कि जितने पैसे हमारे पास है वो पता कर सकते हैं। रेंज भी हम निकाल सकते हैं कि जितनी हमने चॉकलेट खरीदी वो भी हम पता कर सकते हैं, तो रेंज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पर कोडोमेन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, एक ठीक है, आज के लिए इतना ही। या कितना वीडियो हुआ है, कितने मिनट हुआ है? मैं कल तुमको इसके एप्लीकेशंस बताऊंगा, या अगर तुम चाहो तो मैं आज भी बता सकता हूँ, मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। 2-3 एप्लीकेशंस हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे कि अब तुम बोलोगे कि ये जो कहानी है इसका क्या मतलब है। देखो, ये कहानी इसीलिए थी, जब मैं पढ़ता था तो मुझे ये कंसेप्ट बहुत कंफ्यूजिंग लगता था, लेकिन इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी, ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब चेक कैसे करते हैं, एप्लीकेशन भी बता ही देता हूँ। ओके, सपोज़ एक फंक्शन हमको बोला गया है, ठीक है, y² इक्वल टू एक्स, ये एक एक्सप्रेशन है और हमको ये पता करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो अगर हम इसको लिखेंगे y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, सब जानते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक y की एक वैल्यू पे x की 2 वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, या x की 2 वैल्यूज़ पे y की, जैसे कि मैं समझाता हूँ, जैसे कि सपोज़ x इक्वल टू 4 पे y की वैल्यू क्या है तुम्हारी, प्लस माइनस 2, मतलब एक x की वैल्यू पे y की 2 वैल्यू है। मतलब तुम्हारा कैसा बन रहा होगा, कुछ इस टाइप का बन रहा होगा ना मैपिंग, एक x पे y की 2 वैल्यू है। पर ये अलाउड है क्या फंक्शन के लिए? नहीं है, इसीलिए ये एक फंक्शन नहीं है, मतलब y² इक्वल टू एक्स एक फंक्शन नहीं है। और जो भी एक्सप्रेशन एक फंक्शन नहीं होता है वो एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक रिलेशन है, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए एक फंक्शन नहीं है। एक आध और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हमें पता करना है कि ये एक फंक्शन है या नहीं है। तो तुम ध्यान से देखोगे कि x की अगर तुम एक वैल्यू डालते हो, कोई भी वैल्यू डाल के देखा करो, हमेशा 4 डाल लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 16 आ रही है, आ रही है। एक x की वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू आ रही है, मतलब मैपिंग कैसी हो रही होगी, एक x पे y की एक ही वैल्यू आ रही है, तो हमारी सेकंड कंडीशन फुलफ़िल हो ही रही है। तो सेकंड कंडीशन फुलफ़िल हो रही है, इसका मतलब कि ये फंक्शन है, और ऑब्वियसली डोमेन तो होगी उसकी, पहली कंडीशन तो हम मान ही लेते हैं कि फुलफ़िल है। तो एक x की वैल्यू पे एक y की वैल्यू आ रही है, तो एक फंक्शन है। ऐसे तुम किसी में भी चेक कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो तुम्हारा, तुम ये चीज़ लिख के चेक कर सकते हो कि जैसे कि e⁻x मान लो, x की कोई भी वैल्यू ले लो, 1 ले लो, तो y की कितनी वैल्यू आ रही है, e⁻1। मतलब ऐसी कोई भी x की वैल्यू नहीं है जिसमें y की 2 वैल्यू आएगी, तुम चेक कर सकते हो। आगे हम और भी तरीके देखेंगे, पर एक बेसिक आइडिया तुम लगा सकते हो कि एक x की वैल्यू पे एक y की वैल्यू मिल रही है, तो ये फंक्शन है। जैसे कि यहाँ पे एक x की वैल्यू पे y की 2 वैल्यू मिल रही थी, तो ये फंक्शन नहीं था, क्योंकि ये हमारी सेकंड कंडीशन को वॉयलेट कर रहा है। फंक्शन चेक करने की 2 ही कंडीशन है, और फंक्शन चेक करने के कितने मेथड्स मैंने बताए थे, 2 मेथड बताए थे, बाय मैपिंग और बाय ग्राफ। तो ये जो ग्राफ वाला मेथड है ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। पहले हम थोड़ा ग्राफ बनाना सीखेंगे, बाकी फंक्शंस के ग्राफ देखेंगे, जैसे कि बेसिक ग्राफ तुम क्वाड्रेटिक का और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का देख ही चुके हो, लॉगरिथमिक फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, फिर मॉडुलस फंक्शन का, आइडेंटिटी फंक्शन का,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ब्रेस का, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को पहले स्टडी करेंगे। एक ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे कि ग्राफ एक कैसे बनाया जाता है, ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है, फिर हम इस मेथड पाएंगे, क्योंकि जब हमको ग्राफ बनाना आएगा तभी हम ये मेथड यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं ग्राफ बनाना ही सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो से, सारे फंक्शंस बताऊंगा, उनकी डोमेन, कोडोमेन, रेंज, हम सारे फंक्शंस की निकाल के देखेंगे और फिर ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।